फेडरल कोर्ट्स के फैसले भी पहले आ चुके थे और उसके बाद अमेरिकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में थी। अब इस फैसले से बिल्कुल कई तस्वीरें स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन ये सच है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उससे उन निर्यातकों को तो निसंदेह काफी लाभ होगा जिनकी राशि अतिरिक्त टैरिफ के तौर पर जिन्हें चुकानी पड़ी है, उन्हें उसकी वापसी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने के बाद ट्रंप ने 10% वैश्विक टैरिफ पर हस्ताक्षर किए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अब जो एक वैश्विक व्यवस्था है, अनेक देशों को अपने अपने देश में कई अधिकार हैं। अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन उन अधिकारों को परिभाषित किया गया है और भारत पूरी दुनिया के निर्यात में 1.8% हिस्सा रखता है और भारत की अर्थव्यवस्था चौथी बन चुकी है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब हैं। निर्यात के अवसर बेहतर होंगे तो निसंदेह भारत केवल तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा, भारत में आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसर भी असीमित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत समझौता जो हुआ है वो बरकरार रहेगा व्यापार का और कुछ नहीं बदलेगा कोर्ट के फैसले के बाद भी। देखिए, भारत अमेरिका का जो समझौता है, निसंदेह ये ऐसे समय में जिस समय निर्यात को लेकर भारत की पूरी मजबूत तैयारी है, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में जब लगभग $36 ट्रिलियन इकोनॉमी है अमेरिका की, अमेरिकी बाजार में हमारे निर्यातकों का उनकी बेहतर हिस्सेदारी हो, इसे सुनिश्चित किया जाना भी बेहद आवश्यक होगा। भारत अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ये मुझे लगता है कहीं कोई जल्दबाजी जैसी बात नहीं है। वहां फेडरल कोर्ट में पहले से मामले चल रहे थे और फेडरल कोर्ट में ट्रंप के फैसले के खिलाफ, ट्रंप के टैरिफ संबंधी निर्णय को जब चुनौती दी गई थी तो फेडरल कोर्ट ने भी फैसला टैरिफ के खिलाफ दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ है, लेकिन दो देशों के संबंध ऐसे ही चलते रहते हैं। उसमें जो भी बदलाव की गुंजाइश होती है उसके लिए चेष्टाएं होती हैं। एक गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए ठहराव की गुंजाइश नहीं होती है और हमें बढ़कर इस प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए बेहतर मुकाम हासिल करना है और इस दिशा में इस व्यापारिक समझौते से भारत को फायदा होना है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट के स्थल पर शॉर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है और इससे बिल्कुल साफ है कि राहुल जी जिस तरह के लोगों से घिर गए हैं, कांग्रेस की दुर्दशा को रोक पाना राहुल जी और इनके मंडली के बस के बाहर अब होती जा रही है। ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद दृश्य उन्होंने स्थापित किया है और इस देश में तो निसंदेह जो कांग्रेस की छवि को लेकर अब सवाल खड़े हुए हैं, उसका जवाब देना कांग्रेस के बस में नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार में दर तंत्र का आरोप लगाया है और कह रहे हैं कि बिहार में भय की व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। डर तंत्र क्या होता है, ये 90 से 2005 के उस दौर में बिहार ने देखा है, जब लोग अपनी परेशानियों के लिए थानों में नहीं जा सकते थे, या तो उग्रवादियों की अदालतों में जाते थे या बाहुबलियों और निजी सेनाओं के शरण में उन्हें जाना पड़ता था। हर जिले में राजद समर्थक बाहुबलियों की समानांतर सरकारें काम कर रही थी। निजी सेनाएं और उग्रवादी संगठन आपस में लड़ रहे थे। पूरा बिहार रक्त रंजित था, लाशें गिर रही थी, गोलियां गरज रही थी। वहां से बिहार निकला है।
इसलिए डरतंत्र की परिभाषा बिहार को वो नहीं दे। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। हर दिन वो बोलते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं है कि बिहार ने जो मुकाम हासिल किया है, देश के एक ऐसे राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार जी की पहचान है जिन पर कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा, जिन पर भ्रष्टाचार के छींटे नहीं हैं। 20 वर्षों तक बिहार के शासन को उन्होंने जनता के हित में उसका इस्तेमाल किया और आज बिहार उम्मीदों का प्रदेश अगर बना है तो इसका श्रेय सिर्फ नीतीश कुमार जी को जाता है। और इसीलिए जनता ने भी मन बना लिया है, चिल्लाते रहेंगे तेजस्वी यादव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी बुरी स्थिति में राजद को वो पहुंचाएंगे। बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, ये किस तरीके से एकजुट है और कितनी मजबूती से इन 5 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है, क्योंकि एक सीट को लेकर राजद पूरी जोर शोर से प्रयास कर रही है। देखिए, कोई भी गठबंधन या पॉलिटिकल पार्टी अपने रणनीति का खुलासा तो नहीं करती है, लेकिन हमारे पास 5 सीटें जीतने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है और हम आश्वस्त हैं बिहार की 5 सीटें हम जीतेंगे।